हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। निश्चित रूप से स्वच्छ होंगे, स्वस्थ होंगे, पवित्र होंगे और पवित्र मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आपके प्यारे ललन सर के YouTube चैनल से जुड़कर पढ़ाई करने के लिए आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पिछले क्लास में बहुत सारी छोटी छोटी बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि कोई वायर है, उस वायर में करंट फ्लो कराते हैं और उस वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा, तो उस फोर्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस फोर्स से रिलेटेड एकदम छोटे छोटे कंसेप्ट को सीखेंगे और बोर्ड लेवल से कंपटीशन लेवल की बातों में क्या अंतर है, उन सभी बातों को हम लोग डिस्कस में देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू क्लास को मेंटेन करेंगे, बीच में ज़रा सा भी डिसकंटिन्यू नहीं होंगे। तो जो भी बच्चे, जो भी दोस्त आपके नहीं जुड़ पाए हैं, उनको जल्दी से बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है, आप आइए, जुड़िए और क्लास कीजिए। चूँकि हम लोग जो थ्योरी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक, ये पॉइंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इस चैप्टर का ये रीड पॉइंट है, उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। राइट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग के बीच हेडिंग लिखा रहा है आज, वो हेडिंग है force acting on current carrying conductor, ब्रैकेट में लिखेंगे वायर, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आगे प्लेस्ड वर्ड जोड़ सकते हो। इस थ्योरी को पढ़ने के लिए छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो पुराने क्लासेस में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, उसको याद दिलाते हुए हम लोग इस के जवाब में जाएंगे। तो क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है आप लोगों को, मैं आपको रफ वर्क लिखकर डिस्कस कर देता हूँ। रफ वर्क में आप देखेंगे क्या क्या जानना ज़रूरी है इस थ्योरी को पढ़ने के लिए, किन किन बातों की आवश्यकता है, आप आइए गौर से देखेंगे। सबसे पहली बातें इसमें आपको जानना है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, उसका फार्मूला क्या है, ये हमें अब अधिक डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी लोग को प्यार से इसको बता सकेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ये मैग्नेटिक फोर्स के लिए है फार्मूला। इसके डायरेक्शन को बताने के लिए कंसेप्ट हमारे पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, राइट पाम है ना, राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। ये 3 रूल्स हैं जिसमें से किसी को अप्लाई करके आप यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बता सकेंगे। दूसरी बातें यहाँ पर आपको देखना है कि सर हम बच्चे लोग देखेंगे यहाँ पर
करंट और ड्रिप वेलोसिटी के बीच रिलेशन हम सभी बच्चों ने देख चुका था। यदि ये वायर है और इस वायर पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है और उसका वेलोसिटी वी होता था और इसको हम लोग ड्रिप वेलोसिटी बोलते थे। तो करंट और ड्रिप वेलोसिटी के बीच क्या रिलेशन है इसको हम लोगों ने देख चुका है। यदि इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो इस वायर में करंट के लिए फार्मूला हम लोग पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू एन ई ए वी डी। याद होगा आपको, ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। वेयर एन इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो रफ वर्क कर रहे हैं, ये रफ वर्क नहीं समझिए मेन चीज़ का मेन पॉइंट हम आप डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी मेन बातों पर डिस्कशन करके यदि आपके दिमाग में बैठ जाए तो इस थ्योरी को हम लोग 2 मिनट में लिख लेंगे। तो वहाँ जाने के बिफोर ये रफ वर्क ही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है उस करंट के लिए, उस इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये फार्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। हम लोग के दिमाग में कहीं ना कहीं होना चाहिए, नहीं है तो आपको मैं याद करवा रहा हूँ, आप उसको याद कीजिए और समझिए। n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो स्मॉल n है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल का चार्ज जो भी मानेंगे आप लोग। A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए यहाँ पर हम लोग 100% संतुष्ट हैं। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर Vd इज द ड्रिप वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसका डायरेक्शन को मैं फिगर में दिखा दिया, विच इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट। करंट का मान्यता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल को करंट फ्लो होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होता है। तो वेलोसिटी का, ड्रिप वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको इधर है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इतने सारी बातों को हम लोग जान रहे हैं। तो अब देखेंगे गौर से, यहाँ पर जो भी कंडक्टर लेंगे हम लोग यूज करेंगे, इस कंडक्टर का स्मॉल एलिमेंट यूज करेंगे। इस कंडक्टर का क्या यूज करेंगे? स्मॉल एलिमेंट को यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर उस स्मॉल एलिमेंट का जो ध्यान होगा, ध्यान दीजिएगा, यदि इस पूरे वायर का लेंथ L माने और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये माने, हम लोग इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को A मानते हैं, और तो इसका छोटा सा टुकड़ा लेंगे, तो इस छोटे से टुकड़े को हम लोग कहेंगे स्मॉल एलिमेंट, जिसके लेंथ को मानेंगे dl। इस स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ dl। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। तो आपका हो जाएगा वॉल्यूम, यहाँ पर हो जाएगा, ये जो किनारा है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वही हो जाएगा। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा सर A इंटू dl। अब आपसे मैं पूछूंगा टोटल
total number of free electrons, total number of free electrons in a small element, small element, ये जो छोटा सा टुकड़ा है, इस छोटे से टुकड़े में टोटल कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, यदि ये पूछा जाए आपसे तो आपका जवाब हो जाएगा यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है, तो यहाँ पर सिंबल इसका हम n डैश दे लेते हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा स्मॉल n इंटू a इंटू डी एल हो जाएगा। चूँकि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n, इसलिए स्मॉल एलिमेंट का जो टोटल वॉल्यूम है a इंटू डी एल, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो उस स्मॉल एलिमेंट में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा NaDl हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, इतनी सारी बातों को देख लिया, तो इन सारी बातों का यूज हम लोग अभी इस टर्म को पढ़ने में करेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और उसको ध्यान से सब बातों को याद रखिएगा। अब ये वर्ड जितना भी हम लिख चुके हैं, इसका यूज इस थ्योरी पढ़ने में डायरेक्ट करेंगे, उस समय आपके मन में प्रश्न नहीं उठना चाहिए। अब यदि बच्चा अभी कोई 5 मिनट के बाद आएगा, क्लास ज्वाइन करेगा, तो ये सब बातें उन्होंने नहीं देखा, 5 मिनट के बाद वो क्लास में ज्वाइन करेगा तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी हम तोड़ मरोड़ के एक्सप्लेन करना चाहेंगे। रेडी हो गया, क्लियर? चलिए अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए ठीक है। चलिए इसको आप लोगों ने कर लिया कंप्लीट। अब हम लोग थोड़ा सा बैक दुनिया में चलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग ये मान लेते हैं यहाँ पर कि सर मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का कंसेप्ट होगा। सपोज कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, पैरेलल लाइन दिखाना है आपको। ये आपका हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर बी, वेक्टर बी, वेक्टर बी, ये सब हो गया आपका। और यहाँ पर आप कहोगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को आप ले लेते हो, मोटा पतला एक समान होगा, से कहीं मोटा होता अलग अलग नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। ये आपका वायर है, इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका ए है। ये हो गया आपका वायर। इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है। तो इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में मूव कर रहा है, जिसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है। तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल मैं मान लेता हूँ थीटा है। अब इसी वायर का स्मॉल एलिमेंट हम लोग कट करेंगे। यहाँ पर ये इस वायर का छोटा सा टुकड़ा है,
जिसका लेंथ हम dl मानेंगे। ये आपका है स्मॉल एलिमेंट ऑफ द कंडक्टर, पूरा नहीं हटेगा, गिनना हो जाएगा, शॉर्टकट में लिखिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है, इस दिशा में गति कर रहा है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग ये मानेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे कि सर इस पूरे वायर का लेंथ कोई भी मान लीजिए आप L, पूरे वायर का जो लेंथ है L मान लीजिए आप, करंट फ्लो हो रहा है I, सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट a current carrying कंडक्टर, वायर बोलेंगे, ऑफ लेंथ L is placed in uniform magnetic field vector B. The direction of current makes an angle theta with the direction of magnetic field. इतनी सारी बातों को मैंने देख लिया। अब मैं आपको जो फिगर में दिखाया गया उसको लिख दिया गया, तो फिगर आपका कंटिन्यू बने रहेगा, यहाँ लिखेंगे, मिटाते जाएंगे फटाफट, आप उसको देखिएगा गौर से। तो इतना सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे इसको डिलीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और अभी जो रफ वर्क में मैं आपको बताया, वो रफ वर्क में जितनी सारी बातों को आपके सामने रखा गया है उसको मैं अभी यूज करूँगा और आपको उसको बताना है। आर यू रेडी? यस सर, रेडी। चलिए ठीक है, डिलीट कर देता हूँ मैं आपको। प्यारे बच्चों देखेंगे गौर से, यहाँ पर मैं कहूँगा यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन magnetic force acting on moving charged particle वो चार्ज पार्टिकल का नाम क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। को डिनोट कीजिए आप वेक्टर FM विच इज इक्वल टू, या सिर्फ F भी लिख सकते हैं, FM लिखें या P लिखें, तो इक्वल टू आपका हो जाएगा Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें नो डाउट। तो सर यहाँ पर वेक्टर FM को जो लिखेंगे
चार्ज पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी, ये हम लोग दिखाएंगे यहाँ पर। चार्ज करंट के मोशन के, करंट फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो मूव कर रहा है निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, तो यहाँ पर यदि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल करंट की दिशा पे हम लोग लेंगे तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड यूज करेंगे, तो वहाँ पर जब माइनस साइन नहीं देंगे तो वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी आपका यहाँ पर यदि इस तरह से है तो भी होना चाहिए इस दिशा में, तो उसके अनुसार से होना चाहिए ये क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होता तो क्या होता, इनवर्ड होता, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन रहे तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स आउटवर्ड होगा। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे यहाँ पर, राइट। कोई दिक्कत मन में नहीं सर। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे एक्चुअली यहाँ पर जो कहेंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ एम इज परपेंडिकुलर to the direction of vector v and vector b, परपेंडिकुलर होगा। अब ये इनवर्ड आउटवर्ड वो आपको समझा दिया गया पिछले क्लास में, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस अभी नहीं करना है। इसको इक्वेशन 1 देके हम लोग तत्काल छोड़ देते हैं। अब आप गौर से आगे बढ़ेंगे, यहाँ से फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ये जो चार्ज पार्टिकल मैंने सोचा, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल सोचे हैं, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अभी लिए थे उस पर विचार किए हैं, लेकिन पूरे वायर में एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिलीट करें इसको यहाँ पर, यस सर। इसी बात को फिर फॉलो करेंगे हम लोग तुरंत। इक्वेशन 1 को रखने दीजिए, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लीजिए इसको। तो इसमें जो भी बातें लिखे हैं, इसमें एक भी बात ऐसा नहीं है जो आपने पिछले 2 दिन के अंदर या अभी तुरंत जो रफ वर्क करके बता रहे थे उसमें आपको बता दिया गया। इन सारी बातों को आपको समझने की एनर्जी होनी चाहिए, याद रखने की एनर्जी होनी चाहिए। पिछले क्लास के अनुसार हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। चलिए और एक स्टेप आगे बढ़ते हम लोग, ध्यान देंगे। अब मैं कहूँगा if the length of small element of the current carrying conductor is dl, सपोज कर लेते हैं उसका लेंथ है dl, देन मैग्नेटिक फोर्स acting on small element। तो इसका मतलब होगा सर, वहाँ पर जो फोर्स हम लोग बोलेंगे तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, सिंबल इसका कुछ बदल दीजिए, एफ डैश दे दीजिए, तो ये हो जाएगा सर उसका जो टोटल चार्ज उसमें होगा, वो टोटल चार्ज कितना होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो फोर्स लगेगा वो आपने दिखा चुका था, और उस स्मॉल एलिमेंट के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सारे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेंगे तो हम लोगों को करना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर कितना हो जाएगा, एन ई, या हम लोग ऐसे करते हैं,
एन डैश इंटू एफ एम, ऐसा हम लोग कहेंगे सर। एन डैश क्या था, कुछ देर पहले आपने को देखा था, वेयर एन डैश इज द नंबर ऑफ एन डैश इज द number of free electrons, number of free electrons in a small element। उस कंडक्टर का जो स्मॉल एलिमेंट है dl लेंथ का, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एन डैश। तो उस एन डैश का वैल्यू पूछेंगे। आप लोगों ने देख लिया कुछ देर पहले कि यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या है स्मॉल एन, और इस स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू डी एल हो जाएगा। तो सर यहाँ पर मैं हम कहूँगा एफ एम डैश इज इक्वल टू, एन डैश की जगह पुट कर देंगे वो एन ए डी एल इंटू वेक्टर एफ एम। तो उसका मान हम लोग देख चुके थे, उसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, या आगे पुट करेंगे, अभी रहने दीजिए, यहाँ पर घोष हो जाएगा नहीं तो यहाँ पर। तो ये आपका इस तरह से 2 नंबर मान लीजिए, चूँकि हम लोग इसको डिलीट करके आगे बढ़ेंगे। तो इक्वेशन 1 में एफ एम आप देख चुके हो, इक्वेशन 2 में आपने देख लिया। पहले एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा वो मैंने कैलकुलेट किया। अब स्मॉल एलिमेंट पर पूरा ये जो कंडक्टर है, वायर है, बहुत एल लेंथ का है, लेकिन उस एल लेंथ का निकालने के पहले हम छोटे से टुकड़े पर फोर्स निकालेंगे, दिखाएंगे। तो यहाँ पर उस फोर्स को हम लोग देख लिए। अब चलिए इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, आगे डिलीट कर दूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग। यस सर, ले लिया। चलिए अब देखिए गौर से, 2 स्टेप को हम लोगों ने पार किया। अब यहाँ से कुछ दम नहीं है, बस सिंपल 2-3 लाइन आपको दिमाग में खाली बैठा जाए, सेट हो जाए, फटाफट फटाफट आप लोग जो लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा एफ एम डैश, ये जो मैं लिखना चाह रहा हूँ एन ए डी एल इंटू, इस एफ एम का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में था, और वो था आपका सर माइनस ई इंटू वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। v मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी आई है, इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं गड़बड़ हो जाए। तो आप इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका। माइनस को आगे लिख सकते हैं लाके, या रहने दीजिए जो जहाँ है जैसे। अच्छा आगे ला दीजिए एन ए ई डी एल वी डी क्रॉस बी, ये रहने दीजिए। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब एक छोटा सा चीज़ यहाँ पर सोचने लायक है। क्या सोचने लायक है? ये जो फोर्स हम लोगों ने लिखा, इस फोर्स के आगे भी डी लगा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि पूरे वायर पर जो फोर्स होगा उसको एफ लिखेंगे। स्मॉल एलिमेंट पर जब फोर्स लिख रहे हैं तो वह भी छोटा फोर्स हो जाएगा, तो वहाँ पर भी उसका हम आगे में डी लगा के चलते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो सब में डी लगा दीजिए, तो चूँकि स्मॉल फोर्स हो जाएगा आपका, डी लगा दिए। तब यहाँ डैश देने का ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगा, डैश हम रिप्लेस कर देते हैं, डैश नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर बात, ऐसा भी कर सकते थे हम लोग। चूँकि आगे जाके इंटीग्रेशन का यूज करना है तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखना उचित होगा। अब चले आइए, ये आपका हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो फोर्स इतना इस पर लग रहा है, वो आपने खोजा। अब पूरे वायर के बारे में सोचना है आपको, तो पूरे वायर के बारे में हम लोग कैसे सोचेंगे? तो सर बहुत कुछ नहीं सोचना है, बहुत सिंपल वे में हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं इक्वेशन 3 को। अब थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैकेनिज्म पर हम लोग चलें।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैकेनिज्म पर हम लोग यदि चले तो मैं लिख सकता हूँ अपने मन से वेलोसिटी के कंसेप्ट पर हम लोग चल सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फुल कंसंट्रेट होकर देखेंगे। सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर वी डी को मैं लिख सकता हूं dl/dt। ध्यान से समझिएगा, ये मैं कर सकता हूं या नहीं, इसको सोचने की ज़रूरत है। लेकिन एक छोटा सा चीज़ देखिएगा, यदि इस dl पर हम डायरेक्शन देंगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, करंट की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे, लेकिन वेलोसिटी इधर दिखाए हैं। डिस्प्लेसमेंट यदि इधर मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पर एरो इस तरह से दे देते हैं, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी इधर है। तो सर अपोजिट डायरेक्शन में कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके आगे क्या साइन देना चाहिए? माइनस में देना चाहिए। तो मैं वेक्टर वी डी के बदले माइनस वेक्टर dl/dt लिख सकते हैं। मतलब हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम dt मान लेते हैं, और वो डिस्प्लेसमेंट है dl है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, डायरेक्शन अपोजिट यदि है तो माइनस साइन यूज किया गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी बराबर इतना मैं लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। तब मैं यहाँ कह सकता हूँ निगेटिव साइन यहाँ पर क्या बताएगा? निगेटिव साइन शोज द वेक्टर v एंड वेक्टर dl बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर निगेटिव साइन बता रहा है आपका, निगेटिव साइन shows that vector Vd and vector dl are in opposite direction। अब यदि अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, इस बात को हम लोग समझ लिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इस Vd को यहाँ से रिप्लेस करेंगे और इसको जाके पुट कर देंगे वहाँ पर। तो जैसे उसको वहाँ जाके पुट कर देंगे तो हमारा एक नया टर्म आ जाएगा। तो चलिए आइए उसको हम लोग पुट कर देते हैं। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में जैसे पुट करेंगे तो आपका क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, उसको हम लोग गौर से देखना है। एक छोटा सा चीज़ पर विचार हम लोग और करेंगे, तो थोड़ा सा कर ही देते हैं इसको पहले पुट। तो चलिए हम लोग डिलीट कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट करके अब पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ dl इन इक्वेशन 3, यह वर्ड लिखिए तो ठीक है, लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 हम डायरेक्ट लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 आप क्या कर दोगे यहाँ पर? तो इक्वेशन 3 आपके सामने है ही, इसी से हम काम चला लेते हैं। तो Vd को यहाँ से रिप्लेस करेंगे, तो Vd को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा आ जाएगा तो माइनस एन ए ई डी एल, और Vd को यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर dl/dt क्रॉस वेक्टर b। या माइनस साइन आपका है, माइनस को हटा के बाहर भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अब जरा से एक छोटा सा चीज़ मैं पूछता हूँ आपसे कि सर ये स्मॉल एलिमेंट के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का टोटल का चार्ज कितना होगा? तो मैं आराम से कह सकता हूँ यहाँ पर एक टर्म कि सर इफ, ध्यान से देखिएगा, इसको नंबर 4 कर दीजिए, अच्छा रहेगा आगे लिखने में। इक्वेशन नंबर 4, तो मैं कह दूं इफ चार्ज इन स्मॉल एलिमेंट इज dq
स्मॉल एलिमेंट में चार्ज को भी मान लेते हैं डी क्यू। तो डी क्यू बराबर क्या कह सकते हो आप, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना था उसमें एन डैश, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है ई। तो डियर स्टूडेंट, तो आप बच्चों लोग कहोगे यहाँ पर एन डैश को हटाएंगे यहाँ पर, और एन डैश के बदले लिख देंगे हम लोग एन ए डी एल। ये था एन डैश का वैल्यू, कुछ देर पहले आपने देखा था, और ई आपका यहाँ पर हो गया ए। मतलब इतने बड़े टर्म के बदले हम लोग डी क्यू कहीं पर यूज कर सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 आप बच्चे क्या कह पाओगे, आप कह दोगे सर डी एफ एम इज इक्वल टू, माइनस रहने दीजिएगा, इन सारे टर्म को हटाकर, मतलब इस पूरे टर्म को हटाकर उसके बदले क्या लिख देंगे डी क्यू। तो ये हो जाएगा डी क्यू ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस डी एल वेक्टर डी एल बाय डी टी क्रॉस वेक्टर बी। एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आप माइनस को बाहर ले आइए, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और डी टी को भी आप बाहर ले आइए। चूँकि टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर के साथ रहना कोई जरूरी नहीं है, उसको आप बाहर कर सकते हैं। तो जैसे बाहर कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर तब हम यहाँ से शुरू करेंगे। फिगर बड़ा बना दिए हैं, जगह ज़्यादा ले लिया है, तो आइए हम लोग गौर से देखते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी। हो गया क्लियर? चलिए, अब ये फोर्स हमने निकाल लिया कि इस स्मॉल एलिमेंट पे फोर्स कितना लग रहा है, तो उसको धीरे धीरे ले जा रहे हैं हम लोग। अब एक्चुअल पॉइंट पर पहुंच जाएंगे 1 मिनट के अंदर में। आगे बढ़ूं? यस सर, बढ़ते हैं। आइए देखते हैं हम लोग, जल्दी से देखिएगा गौर से। उस लाइन के बाद हम ऊपर आ रहे हैं उसको लेके। अब इस टर्म को हम यहाँ पर लिख रहा हूँ, वेक्टर डी एफ इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डी क्यू बाय डी टी वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर बी। माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पर पहुँच गए। अब आप गौर करके देखना, तो ये सर डी क्यू बाई डी टी इज करेंट। डी क्यू बाई डी टी क्या होता है? इलेक्ट्रिक करेंट आई इक्वल टू, सारे बच्चे इस दुनिया में जानते हैं, डी क्यू बाई डी टी में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये हो गया सर आई इंटू वेक्टर डी एल क्रॉस वेक्टर बी। माय डियर स्टूडेंट, ये आपका स्टेप क्लियर हो गया। यदि स्मॉल करंट एलिमेंट में डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ से यहाँ तक मानता हूँ, तो ऐसी स्थिति में आप बच्चे ध्यान देना, उस स्मॉल एलिमेंट पर फोर्स कितना लगेगा, उस फोर्स के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया, करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, स्मॉल एलिमेंट का लेंथ कितना है वेक्टर डी एल, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है वेक्टर बी है आपका। तो ये हो गया फोर्स ऑन स्मॉल करंट एलिमेंट, है ना। तो ये जो हो गया आपका फॉर्मूला हो गया, मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्मॉल करेंट एलिमेंट। ये आपका हो गया जवाब। लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें पूरे वायर पर निकालना है। तो एक्चुअली करंट कितना फ्लो हो रहा है वो चीज़ इन्वॉल्व कराना है, और वायर का लेंथ ओरिजिनल कितना है वो निर्भर है। तो आई तो हमारा साफ सुथरा आ गया। अब ये डी एल को हटाना यहाँ से। तो अब हमारे पास सेंटेंस जो आएगा, अब हम लोग फाइनल लिखेंगे कि सर टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं कहूँगा, तो आप बच्चे खूब आराम से कहोगे, देयरफॉर टोटल फोर्स experienced by the current carrying conductor, current carrying
कंडक्टर। अभी तक स्मॉल एलिमेंट पर चर्चा हो रही थी, तो हम लोग सारे बच्चे खूब आराम से कर सकते हैं वेक्टर एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डी एफ। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए सर, हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा कंप्लीट। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है। तो आप यहाँ पर से देखोगे, आप इंटीग्रेट जैसे करोगे इसको, आई आपका आउट है, इसमें इंटीग्रेशन के जगह पर सिर्फ डी एल का यूज होगा, क्रॉस वेक्टर बी आपका हो जाएगा। आई को तो आप इंटीग्रेट नहीं करोगे, सिर्फ डी एल को इंटीग्रेट करना है। तो आई कांस्टेंट हो गया, डी एल को इंटीग्रेट करेंगे तो सारे बच्चे इस बात जानते हैं डी एल का इंटीग्रेशन एल हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ इक्वल टू सर आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। तो इसमें से देखा गया था ये जो डिस्प्लेसमेंट दिखाए हैं वेक्टर डी एल, ये करंट के डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिया गया है। इस बात को इंपॉर्टेंट को ध्यान रखना है। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 5 आपका फाइनल हो गया। मतलब हमको सिर्फ क्या क्या चाहिए कि वायर का लेंथ कितना है वो मालूम होना चाहिए, करंट कितना फ्लो हो रहा है वो मालूम होना चाहिए, किस मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखे हो वो मालूम होना चाहिए। जितना मालूम रहेगा हम फोर्स का वैल्यू आराम से बता सकेंगे। तो फोर्स आपका निकल गया, जो मेन क्वेश्चन था उसका जवाब निकल गया। अब इस फोर्स को देखकर हम दो बातें समझेंगे, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन में तो भाई राइट हैंड स्क्रू रूल भी लगा सकते हैं, यदि ये वायर परपेंडिकुलर होगा तो लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, और राइट हैंड पाम रूल भी लगा सकते हैं। तीनों में से कोई रूल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन पाम रूल अप्लाई करने के लिए फील्ड वायर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब पाम रूल यूज होता है, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। लेकिन राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज आप किसी भी जगह कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग उस पॉइंट को देख लेते हैं फाइनली, अब यहाँ पर क्या चर्चा होगा। राइट, आगे बढ़े। यस, तब मैं लिखूंगा यहाँ पर अब देखिए, शॉर्ट में आपको याद रखने के लिए सिखाता हूँ। इतना सारा गप तो हो गया, मैं हर चीज़ को बहुत डेप्थ में जाने का कोशिश किया, लेकिन हम लोग को जब निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं तो शॉर्ट में जल्दी कैसे याद रखें। तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पर नोट करके मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते थे हम लोग, वेक्टर एफ एम इक्वल टू, हम लोग यही पढ़ते थे सर, क्यू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी। तो डियर स्टूडेंट, शॉर्टकट में आपको याद रखना है। तो सर अभी जो फोर्स हम लोग निकाले उसमें यह था आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। एल हो गया आपका लेंथ, मतलब करंट का डिस्प्लेसमेंट, जो करंट जो मूव किया इस किनारे से इस किनारे तक, तो कहेंगे करंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो यही जितना लेंथ इसका बोलेंगे वही लेंथ होगा। तो ये आपका लेंथ जो होगा वह डिस्प्लेसमेंट मानेंगे हम लोग, इस तरह सोचेंगे। तो भी के जगह पर एल है, क्यू के जगह पर आई है। तो सिंपल वे में इससे हम रफ वर्क कर रहे हैं, तो सिंपल वे में मैं भी को हटा दूं तो भी के जगह क्या लिख दूंगा, यही रहने दिए क्यू। अब भी के जगह सीधा लिख दो एल बाई टी, तो टी को आप बाहर कर दो तो क्यू बाई टी आपका क्या हो जाता है आई। तो यहाँ हो गया एल, यहाँ हो गया आई। तो इसी तरह याद रखना है, डायरेक्ट चार्ज पार्टिकल जब हवा में मूव कर रहा है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इतना। जब करंट फ्लो होता है तो करंट का वेलोसिटी नहीं होता है, करंट में वेलोसिटी नहीं मापा जाता है, पार्टिकल का वेलोसिटी मापा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा करंट के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ एल, और क्रॉस वेक्टर बी हो गया। एल हो गया आपका लेंथ, जिसका डायरेक्शन जो किधर होगा करंट के डायरेक्शन में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये बातें आपको याद रखना इस तरह से। अब इसमें आपको मैं कहूँगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ, या पहले डायरेक्शन लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ
force is along the direction of वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, L और क्रॉस B के डायरेक्शन में होगा। अब L क्रॉस B का डायरेक्शन किधर होता है? दैट इज मैं ये कहूँगा वेक्टर F इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर L एंड वेक्टर B। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के तल में है तो फोर्स तल के लंबवत चाहे अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा, इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। वायर आपके बोर्ड के प्लेन में लेटा हुआ है और उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है उस वायर के परपेंडिकुलर होगा, चाहे फोर्स इधर दिखाएंगे या इनवर्ड दिखाएंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। which is directed by right handed screw rule or Fleming's left hand rule or right hand palm रूल। इतने सारे रूल हैं, किसी रूल को अप्लाई करके हम डायरेक्शन बता सकेंगे। अब जैसे यहीं पर विचार कर लो तो जल्दी से जल्दी, सर करंट का डायरेक्शन इधर है तो वेक्टर L हमारा इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड दिशा में है तो L क्रॉस बी लेंगे तो क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ पर फोर्स किधर लगेगा? इनवर्ड लगेंगे। किधर लगेंगे? यहाँ पर फोर्स जो लगेंगे वो फोर्स आपका जो होगा वो इनवर्ड होगा, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसा बोलना होगा। तो डायरेक्शन के बारे में बातें बहुत हो चुका, पहले भी जितना बात पहले चर्चा इस पॉइंट में किए थे सेम वही चीज़ यहाँ पर है, कोई अंतर नहीं है, बस इसको याद रखना है। वहाँ वेलोसिटी होता था, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड होता है, मतलब करंट किधर से किधर फ्लो कर रहा है। L करंट के फ्लो के डायरेक्शन में L का डायरेक्शन होता है अलोंग द वायर, है ना। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ पर वैल्यू के बारे में बात करेंगे, एकदम पूरा कंसंट्रेट होकर देखेंगे बाबू मेरे। इस क्लास में थोड़ा सा और 2 कदम आगे बढ़ेंगे तब आपको और मज़ा आएगा। अब आपको कहेगा स्पेशल केस में डायरेक्शन हो गया, अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के लिए क्या सोचेंगे सर? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिना टेंशन का लिखना है IL/B sin थीटा, क्योंकि वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा LB sin थीटा। n कैप जब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो वो हट जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा एक बार सिंबल दिखा देते हैं इस तरह से, कोई जरूरी नहीं सब बात दिखाना, हम लोग ये मान के चलेंगे हमारे सारे बच्चे तैयार हैं, एबल हैं इन छोटे छोटे बातों को सोचने के लिए। अब आपने देखा कि इस थ्योरी को पढ़ने के लिए कितना छोटा छोटा चीज़ों को सोचना पड़ा, वॉल्यूम के बारे में सोचना पड़ा, स्मॉल एलिमेंट में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको सोचना पड़ा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस का नंबर्स को कैलकुलेट करके चार्ज कितना होगा स्मॉल एलिमेंट में उसको सोचना पड़ा, डिप्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट सोचना पड़ा, करंट का फार्मूला डिप्ट वेलोसिटी के पदों में सोचना पड़ा। तो इसका मतलब हम लोग जब आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे की दुनिया को भूल जाना है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हम तो याद दिला ही देंगे ज़बरदस्ती आपको,
लेकिन मज़ा नहीं आता है ज़बरदस्ती याद दिलाना और एकदम सहर्ष कोई चीज़ को स्वीकार करना, दोनों में अलग इंजॉय आता है। तो चलिए, ये आपका मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला हो गया। अब इसमें स्पेशल केस इसमें देखेंगे। पहला नंबर में सर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर बी, और एक वायर को आपने यहाँ पर रखा और इस वायर में करंट का डायरेक्शन ये है, और इस वायर का लेंथ L है। तो ये वायर इसके पैरेलल हो गया। तो यहाँ वेक्टर L जो दिखाएंगे, करंट की डायरेक्शन में वेक्टर L को दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट, वेक्टर L और वेक्टर B पैरेलल है, तो यहाँ पर थीटा आपका 0 डिग्री होगा। अब यदि उस वायर को पलट दें, इसको मैं माना था P, इसको माना था मैं Q, अब उस वायर को पलट दिए सर, तो करंट इधर फ्लो होने लगेगा। तो P यहाँ आ गया, Q यहाँ आ गया आपका। तो ऐसी स्थिति में करंट का डायरेक्शन मतलब वेक्टर L जो होगा वो B का एंटी पैरेलल हो जाएगा। तो तीसरे यहाँ पर 180 सोचेंगे। तो ऐसे केसेस में दोनों में तो पिछला 3 क्लास को पढ़ लिया, उसको यहाँ पर जरा सा भी दिक्कत नहीं, अपने मन से बोल रहे हैं। और आप तो देख रहे हैं कि चैट बॉक्स में बच्चा लोग अपने मन से जवाब दे भी रहा है, पैरेलल एंटी पैरेलल पहले से लिख रहा है बिना मेरे पूछे। तो यहाँ पर हो गया, इसका मतलब पैरेलल और एंटी पैरेलल लिखेंगे नहीं, खाली बोल रहे हैं। वायर में जो करंट का डायरेक्शन है, यदि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, उन दोनों केसेस में फोर्स आपका क्या होगा? 0 होगा, फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वायर हो या एंटी पैरेलल हो, उन दोनों केस में फोर्स नहीं लगेंगे। दूसरी बातें, अब एक बात और है जो आप लोग को पहले से याद भी है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मुझे थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा, जब पैरेलल हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड ये है सर, और ये वायर आपका हो गया, इस वायर में करंट इधर से फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं हम लोग, इधर से आउट हो रहा है, तो लेंथ ये हो गया वेक्टर L, इस तरह से दिखाएंगे हम लोग। तो बाबू लोग यहाँ पर ये थीटा आपका 90 हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर है। तो वैसे केसेस में आपका फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ये फोर्स मैक्सिमम होगा। एफ मैक्स इसको बोल सकते हैं आप। तो वो हो जाएगा सर ILB साइन 90 डिग्री होगा, मतलब मैक्सिमम फोर्स जो होगा वो ILB के बराबर होगा। मतलब करंट, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वह मैक्सिमम फोर्स होगा। ठीक है, चले आइए, ये करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा, फोर्स के डायरेक्शन के बारे में, फोर्स का फार्मूला को प्रूव करना, डायरेक्शन को बताना, मैग्नीट्यूड बताना, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब 0 होगा, ये सारी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं, आपने इतना देर में जो भी डिस्कशन सुना, मैं उसमें से आपको 3 क्वेश्चन पूछूंगा फिगर बनाकर, और मैं उम्मीद करूंगा आप लोग उसका जवाब हमको एकदम प्यार से देंगे। तो चलिए आइए, मैं रेडी हूँ क्वेश्चन पूछने के लिए, और उम्मीद है आप भी रेडी होंगे जवाब देने के लिए। आर यू रेडी? यस सर। तो क्वेश्चन पूछ के भी कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखाऊंगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगा ऑब्जेक्टिव का, तो उस ऑब्जेक्टिव का जवाब आप भली भांति दे सकेंगे। जहाँ तक मैं ऐसा उम्मीद रखूँगा, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा कि जो आप एकदम प्यार से उसका जवाब ज़रूर दे सकेंगे। तो मैं कोशिश करूँ, पूछूँ आपसे, कंफर्म? चलिए ठीक है, तो मैं आपसे पूछना शुरू करता हूँ।
एक फिगर बनाएंगे और फिगर को देखकर ऑप्शन दे देंगे ABCD, आपको उसका आंसर देना है। इतना देर क्लास कर लिए कोई मतलब नहीं, बस और 5 मिनट की क्लास नहीं करते हैं तो सारी पढ़ाई आपकी आज की बेकार हो जाएगी। आज की सारी पढ़ाई, सारी मेहनत बेकार हो जाएंगे यदि आप 5 मिनट 6 मिनट रहकर 2 क्वेश्चन का जवाब नहीं सोचेंगे, क्योंकि उस 2 क्वेश्चन में ही बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए 2 क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव और उसी को आप छोड़ के चले गए तो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस। जो भी बच्चे क्लास अभी देख रहे हैं, प्यारे बच्चों गंभीर से देखेंगे। एक प्यारा सा क्वेश्चन, फाइंड फाइंड फोर्स ऑन करेंट कैरिंग वायर इन the given magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखा रहा हूं क्रॉस साइन के द्वारा। ये क्रॉस साइन बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। न्यूमेरिकल पूछेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू दे भी देंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्रॉस साइन बता दिया था मैं आपको पिछले क्लास में कि ये क्रॉस साइन यदि इस तरह से देंगे मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगे तो वो बताएगा इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर को मैं रख रहा हूँ। इस वायर को इस तरह से रखा जाएगा, उसको आप ध्यान से देखना चाहेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैंने एक वायर को रखा जो ये वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I और इसका लेंथ है L, जो इस दिशा के साथ वह एंगल बना रहा है 30 डिग्री। वायर का लेंथ है L, करंट है I और मैग्नेटिक फील्ड है B और यहाँ पर एंगल बना रहा है इस तरह से 30 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे पूछूंगा फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स। वैल्यू ऑफ फोर्स ABCD मैं 2-4 को ऑप्शन दे देता हूं, आप लोग को आंसर बताना है कौन सा उसमें सही हो सकता है। ठीक है, अब देने का कोशिश करेंगे। ILB, B नंबर में ILB बाई 2, C नंबर में 0, D नंबर में नन ऑफ दीज। फिगर है, यह नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ये फिगर बना हुआ था, यही क्वेश्चन है और इस 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है। आपका जवाब चाहिए मुझे। वायर का लेंथ L है, करंट I है, मैग्नेटिक फील्ड B है और ये फिगर आपके सामने है। वैल्यू ऑफ फोर्स, का 4 ऑप्शन है ABCD। ए में है ILB, बी में है ILB बाई 2, सी में है 0, डी में है नन ऑफ दिच। राइट, जल्दी कीजिए, देखें आप लोग क्या जवाब दे सकते हैं, कितना % आपका सही जवाब हो सकता है। आइए गौर से देखिए। हो गया? तो चलिए डियर स्टूडेंट, आप सभी बच्चों का जो भी जवाब हुआ पता नहीं, अब आपका मैं बहुत देर किया, आपने जवाब नहीं दे रहे हैं ढंग से। कुछ बच्चों का जवाब तो आ गया है,
और वो जवाब मैक्सिमम बच्चों का जवाब आया है sin 30 हाफ होता है। ये जवाब बहुत सारे बच्चों का है, तो ये जवाब 100% गलत है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं, उस जवाब गलत हो जाएगा आपका। जवाब आपका सही हो जाएगा ए नंबर, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा। अब देखेंगे, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इंसान को परेशान करने वाला क्वेश्चन है, दम कुछ नहीं है, लेकिन मैं बार बार आपको बोला था कई दिन से जब क्लास ले रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के मैं थक गया, बाबू मेरे डायरेक्शन पर पकड़ बनाइए, डायरेक्शन पर पकड़ बनाइए। उस पर मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाया, उस एनर्जी को यूज़ करना होगा, आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। सर ये एंगल 30 डिग्री सिर्फ आपको कंफ्यूज कराने के लिए दिया गया है कि आप बच्चे गलती कर दो, फंस जाओ, और फंस गए बहुत सारे बच्चे। कुछ बच्चों का जवाब, 2 या 3 बच्चों का जवाब मैंने ILB देखा। डियर स्टूडेंट, ये वायर का लेंथ L है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये वायर बोर्ड के तल में है, और ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है, इनवर्ड है। तो वायर के ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर एंगल, ध्यान से सुनिएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर L एंड वेक्टर B इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज वेक्टर B इज इनवर्ड परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और वायर इस प्लेन में लेटा हुआ है। तो वहाँ तो थीटा आपका 90 है, ये सिर्फ फिगर आपको कंफ्यूज कराने के लिए दिया गया है कि बच्चे गलती कर दे और वहाँ पर बी नंबर को टिक मार दे। तब आप बता दो F इक्वल टू ILB साइन 90 डिग्री इक्वल टू F इक्वल टू ILB, राइट। चलिए, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब जरा सा मैं फिगर बदलूंगा, क्वेश्चन वही रहेगा, फिगर बदलूंगा, आपको जवाब देना है। इंटरेस्ट आना चाहिए आपको, कोई हड़बड़ी नहीं है, कहीं नहीं जाना है आपको, आराम से। फिगर वही है, फिगर में थोड़ा सा चेंज करूंगा और तब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तैयार हो गए आप लोग? यस सर। तो अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर हो, वायर के परपेंडिकुलर हो, तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और वो फोर्स होगा ILB। क्या होगा? ILB होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपको मैग्नेटिक फील्ड और वायर के परपेंडिकुलर है कि वायर के साथ कुछ एंगल बना रहा है, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान पूर्वक समझना है। तैयार हैं हम लोग? एकदम तैयार हो जाइए। सर वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस क्रॉस दिखा दिए, समझ गए हम लोग कि सर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड परपेंडिकुलर है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया? इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये क्या बताया तुम्हारा? इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये याद रखना है। अब इसमें से एक वायर ये है, इसका लेंथ L है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री। और एक वायर और है, ये भी एंगल बना रहा है 30, इसका भी लेंथ L है और उसमें भी करंट फ्लो हो रहा है I। तो इस वायर पर फोर्स कितना लगेगा आपको बताना है। मतलब ये वायर इस तरह से समझिए मुड़ गया है,
इसका भी यहाँ से यहाँ तक लेंथ L है, यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ L है, और इस लाइन के साथ ये एंगल 30 बना रहा है और ये भी 30 एंगल बना रहा है। ये आपको याद रखना है। ये फिगर बना हुआ है, तो पूछ रहा है फाइंड फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन द गिवन मैग्नेटिक फील्ड। वायर आपका हो गया पी क्यू एस एक वायर हो गया। उस वायर पर फोर्स का वैल्यू हम लोग को बताना है। तो जो सवाल अभी मैंने आपके सामने रखा था वही सवाल सेम है, लेकिन एक वायर नहीं है, डबल वायर है कि नहीं है? तो डबल वायर है, तो इसके लिए हम लोग विचार करते हैं यहाँ पर गौर से, बहुत शॉर्टकट में हम चलते हैं। इस पर फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑन पी क्यू, अब डायरेक्ट बोलेंगे फोर्स ऑन पी क्यू वायर, तो आपका जवाब हो जाएगा सर F1 मान लीजिए, और इसका वैल्यू कहेंगे सर आप डायरेक्ट ILB साइन, यहाँ पर भी 90 कहेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा सर F1 बराबर ILB। ये जो थीटा 30 है ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करा रहा है, परेशान करने के लिए है। तो ऐसे स्थिति में बताइए कि F1 फोर्स जो मैंने निकाला मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन भी बताओ तो किधर होगा। तो सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, करंट फ्लो हो रहा है इस दिशा में, तो राइट हैंड पाम रूल पर देखते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, करंट इधर फ्लो हो रहा है, इधर करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है परपेंडिकुलर, तो फोर्स किधर लगेगा? पाम की ओर फोर्स लगेगा, मतलब इस वायर के लेंथ के परपेंडिकुलर ये फोर्स F1 लगेगा आपका। ये हमेशा ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, इसको प्यार से देखिएगा, कोई डाउट नहीं, तो कन्फर्म। चले आइए सर, अब आइए हम लोग आ जाते हैं फोर्स ऑन QS वायर। इसका सिंबल मैं मान लेता हूँ F2। F2 क्या हो जाएगा? यहाँ भी वही हो जाएगा ILB साइन 90, ये थीटा 30 डिग्री नहीं लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड B और ये L के बीच का एंगल 90 होगा, तो यहाँ पर थीटा 90 लेंगे, तो यहाँ पर भी फोर्स आपका हो जाएगा F2 इक्वल टू ILB साइन 90। ये हो गया आपका सर। अब देखिए गौर से, इसके डायरेक्शन पर भी आइए, पाम रूल को अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट इधर फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इधर हो जाएगा, तो गौर से देखिए आपका फोर्स ये इधर हो जाएगा, F2 इधर हो जाएगा सर। ये भी एंगल 90 बनाएगा यहाँ पर वायर के परपेंडिकुलर में, दो बार बोल चुका हूँ। तो सर इस वायर पर फोर्स लग रहे हैं F1 एंड F2। अब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा विचार करना होगा कि सर ये फोर्स का दिशा अलग है, इस फोर्स का दिशा अलग है। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में होता तो टोटल फोर्स डायरेक्ट दोनों को जोड़ देते, लेकिन ये दोनों अलग अलग दिशा में हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहा है। तो टोटल फोर्स निकालने कहेंगे तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर F1 एंड F2, टोटल फोर्स आप जो निकालोगे, टोटल फोर्स मतलब हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स ऑफ वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2। इस दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तब टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड F निकलेगा। तो अब हम लोग कैसे सोचेंगे, क्या बुद्धि लगाएं सर हम लोग? इस दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए तो एंगल चाहिए। आइए हम लोग थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं। एंगल के लिए इस लाइन के पैरेलल एक लाइन का कल्पना करते हैं, और यहाँ पर भी इसके पैरेलल एक लाइन का कल्पना करते हैं। नहीं वो तो टेढ़ा हो गया, टेढ़ा क्या हो जाता है? कल्पना करो यदि इसके पैरेलल ये लाइन का कल्पना किए थे, एंगल 30 डिग्री होगा सर। ये भी एंगल 60 हो जाएगा आपका, तब 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल आपका अल्टरनेट एंगल 30 हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा।
तो इस लाइन के साथ ये भी 60 बना रहा है और इस लाइन के साथ ये भी 60 बना रहा है कि नहीं? तो बना रहा है, तो पैरेलल लाइन के साथ ये भी 60 ये भी 60, तो दोनों के बीच टोटल एंगल कितना कर सकते हैं? 120 कर सकते हैं। तो मैं आप कहूँगा एंगल बिटवीन, ध्यान दीजिएगा गौर से, एंगल बिटवीन, हालांकि इस जगह से सोचने के लिए चार बुद्धि है, 4 तरीका है यहाँ सोचने का। तो सबसे सिंपल हम तरीका ले लिए हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 इज थीटा इक्वल टू यहाँ पर 60 + 60 120 हम लोग सोच सकते हैं। और 120 यदि सोच लेंगे तब आप फाइनली जब आप दे दीजिए रिजल्टेंट फोर्स निकाल लीजिएगा। आप लोग होशियार बच्चे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालिएगा, आइए अब हम लोग फाइनल लिखते हैं यहाँ पर। तो ये सब देखिए भाई, जी मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा है, ना कभी पूछेगा। लेकिन इसके बाद जो सवाल बताएंगे आपको वो ज़रूर पूछेगा, इसीलिए वहाँ जाने के पहले हम लोग ये सब बात सीख रहे हैं धीरे धीरे। अब रिजल्टेंट फोर्स अब निकालेंगे रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 120 डिग्री। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो करेंगे तो सर F इक्वल टू F1 F2 सबका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये cos 120 डिग्री माइनस हाफ होगा तो ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सर कुछ नहीं सोचिए, इसका रिजल्ट हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस, सब मैग्नीट्यूड सेम है, F1 स्क्वायर माइनस ये भी हो जाएगा F1 स्क्वायर हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो F इक्वल टू F1 F हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा ILB हो जाएगा। कितना फोर्स हो जाएगा? ILB, इसका वैल्यू आपका निकल गया। तो सर मेहनत बहुत हुआ लेकिन रिजल्ट बहुत सिंपल निकला। तो आपके पास बहुत सारा भी काम बाकी है, तो अब हम लोग आज का विदा करते हैं। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इस दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट किधर होगा सर? रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू तो बता दिया, डायरेक्शन किधर होगा? तो ये इधर मूव करना चाह रहा है, ये इधर मूव करना चाह रहा है, दोनों का जो ये जो डायरेक्शन होगा यही होगा रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन। इस दिशा में फोर्स लगा, इस दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इधर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग अब अगले क्लास में बात करेंगे फिर। तो आप लोग को याद है संडे को मैं बोला हूँ टेस्ट लेंगे, उस बात को ध्यान रखिएगा। संडे के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाइए टेस्ट देने के लिए। 7 टेस्ट में से किसी का क्वेश्चन कहीं से पूछूंगा मैं, और इलेक्ट्रोस्टैट का जो कूलम्ब्स लॉ है उसका भी क्वेश्चन पूछेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल है उसका भी क्वेश्चन पूछेंगे, और गॉसेस थ्योरम अगर जहाँ है सबसे मिला जुला के सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी तैयार रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए एनर्जी के साथ।